हेलो एवरीवन। और कंटिन्यू करेंगे कैट 2023 स्लॉट वन के क्वेश्चंस को। पार्ट थ्री में हमने ऑलरेडी पार्ट वन और पार्ट टू में फर्स्ट 12 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। ओके, तो उसको कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। तो ये फिर से मैं अपने बारे में हर बार आपको दिखा देता हूं। ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं हम। ये है क्वेश्चन नंबर 13। Geeta sells two objects A and B at the same price, says that she makes a profit of 20% on object A and a loss of 10% on object B. ओके, देखें, ऑब्जेक्ट ए सिंपल प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी, ओके, कॉस्ट और सेलिंग का रेशियो। अगर 20% का प्रॉफिट है तो इट इज 1 का प्रॉफिट ऑन 5। दैट मीन्स अगर कॉस्ट 5 है तो सेलिंग मस्ट बी 6, राइट। 5:6, 20% प्रॉफिट, 1 का प्रॉफिट ऑन 5। ओके, एंड लॉस ऑफ 10%, तो 10 की कॉस्ट पे आप 1 का लॉस ले रहे हो तो 9 पे सेल कर रहे हो, दैट इज 10% लॉस, 1 का लॉस ऑन 10, राइट। बट इसमें ये कहा हुआ था गीता सेल्स टू ऑब्जेक्ट एट द सेम प्राइस, सेम प्राइस, तो सेलिंग प्राइस तो सेम होनी चाहिए। यहां 6 है, यहां 9 है, 6 और 9 का एलसीएम ले लेते हैं 18। तो इस पूरी रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि रेशियो को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करो तो रेशियो चेंज नहीं होती। तो ये बन गया 15:18, राइट। इसको हटा देते हैं तो इस रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन गया 18 और 20, राइट। तो इसको भी हटा देते हैं, तो अब एसपी सेम हो गया। ओके, और प्रॉफिट और लॉस भी बिल्कुल सेम है, वही जो गिवन है उसके अकॉर्डिंगली, और एसपी सेम हो गया। इफ शी इंक्रीजेस द सेलिंग प्राइस सच दैट ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर स्टिल सोल्ड एट एन इक्वल प्राइस, अब इक्वल प्राइस पे ही बेचने हैं, बट एन अ प्रॉफिट ऑफ 10% इज मेड ऑन ऑब्जेक्ट बी। प्रॉफिट जो बी ऑब्जेक्ट बी है उस पर 10% प्रॉफिट होना चाहिए, तो इसका 10% यानी इसको 22 पे सेल करेंगे, तो इसको भी 22 पे, क्योंकि इक्वल सेलिंग प्राइस पे सेल करना है, राइट। सेलिंग प्राइस तो इक्वल रहना चाहिए। तो देन द प्रॉफिट मेड ऑन ऑब्जेक्ट ए विल बी नियरेस्ट टू, ए पे कितना प्रॉफिट होगा, तो 15 पे 7 का प्रॉफिट, 7 का प्रॉफिट ऑन 15। ओके, मैं परसेंटेज पूरा कैलकुलेट कर लेता हूं, 5 into 3, 5 into 20, so it will become 140/3, which is 3 into 4, 12, 20, 3 into 6, 6, कुछ ऐसा। तो दैट मीन्स इट इज क्लोज टू 47, राइट। नियरेस्ट टू लिखा हुआ है, तो 47% वुड बी योर करेक्ट आंसर। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, एसपी सेम करने वाला हम बहुत जगह ऐसे क्वेश्चन करते हैं प्रॉफिट लॉस का, जहां एसपी सेम हो, एक में प्रॉफिट इतना एक में लॉस इतना, वो हमारा सिंपल तरीका होता है। जैसे हमने किया 18 कर लिया था एसपी को दोनों जगह, बट सेकंड में इसने एक कंडीशन और डाली कि अब दोनों को इक्वल सेलिंग प्राइस पे ही बेचना है, बट वो सेकंड वाले को 10% प्रॉफिट दे, यानी 22 में सेल करे। तो 22 ऊपर भी कर दिया, तो 15 पे 7 का प्रॉफिट आ गया। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन टीटा टाइप का क्वेश्चन था, चॉइसेस नहीं थी। अरविंद ट्रेवल्स फ्रॉम टाउन ए टू टाउन बी एंड सुरभि फ्रॉम टाउन बी टू टाउन ए, बोथ स्टार्टिंग एट द सेम टाइम अलोंग द सेम रूट। आफ्टर मीटिंग ईच अदर अरविंद टेक्स 6 hours टू रीच। ये वाली वो कंडीशन वाला क्वेश्चन आ गया जहां पे हम ऐसा बोलते थे कि ओके, ए से बी, यहां से अरविंद चला है, तो अरविंद की स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर, राइट। ये स्पीड ऑफ अरविंद है। ओके, और यहां से चली है सुरभि। ओके, सुरभि की स्पीड हमें नहीं पता है, बट स्पीड ऑफ सुरभि लिख लेते हैं यहां पे। ओके, इसमें वो मिले कहीं पे, राइट, आफ्टर मीटिंग ईच अदर, लेट्स से सी पॉइंट पे वो मिले। आफ्टर मीटिंग ईच अदर अरविंद टेक्स 6 hours टू रीच, तो अरविंद को आगे 6 घंटे लगे हैं। ओके, और सुरभि को यहां पे 24 hours लगे हैं। तो ये हमारे पास एक वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता था कि स्पीड ऑफ अरविंद बाय स्पीड ऑफ सुरभि, यानी कि स्पीड S1/S2
इज स्क्वायर रूट ऑफ T2 बाई T1। अब क्या है, सुरभि को टाइम जो लगा है 24, तो 24 ऊपर लिखना है, सुरभि का टाइम ऊपर लिखना है उल्टा, राइट। स्पीड ऑफ अरविंद ऊपर है तो सुरभि वाला टाइम ऊपर, और नीचे टाइम टेकन बाय अरविंद, तो 6 आ गया, तो ये आ गया 4/1, उसका रूट लेंगे तो 2/1 उनका स्पीड रेशियो आ गया, स्पीड ऑफ सुरभि और स्पीड ऑफ अरविंद का 2:1 रेशियो आ गया। इसका मतलब वो शुरू में जब मिले होंगे तो इसने 2x डिस्टेंस और इसने x डिस्टेंस चला होगा, क्योंकि उनका स्पीड रेशियो 2:1 है, राइट। उसका 54 किलोमीटर पर आवर है, इसका 27 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, राइट। ये स्पीड रेशियो के अकॉर्डिंगली आ गया 2:1, तो डिस्टेंस भी 2x और x चलेंगे, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसने यहां 6 आवर्स लिए, यहां 6 आवर्स लिए अरविंद ने, जो x डिस्टेंस था, तो 2x में पहले 12 आवर्स लिए होंगे, तो पहले यहां पे 12 आवर्स लिए होंगे, ओके। तो उसने कहा है डिस्टेंस बताओ, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 18 आवर्स का 54 किलोमीटर पर आवर पे, राइट। ये अरविंद की स्पीड से निकालना है तो अरविंद की स्पीड से, अगर आप सुरभि की स्पीड से निकालना चाहे उससे भी निकल जाएगा। तो 18 आवर टाइम टेकन है और 54 उसकी स्पीड है, तो 18 इंटू 4 72, 7 18 5 90 एंड 7 97, सो 972 किलोमीटर्स आपका आंसर आ गया, राइट। हमें किलोमीटर्स में ही बताना था तो 972 टाइप करना था आपको, तो 972 किलोमीटर्स इसका आंसर था, राइट। ये हमारा ये कंडीशन होती है, देखो मैं यहां पे दोबारा लिख देता हूं। सपोज ये PQ डिस्टेंस है, वो R पे मिले, तो यहां से S1 स्पीड पे कोई आ रहा है, यहां से S2 स्पीड पे कोई आ रहा है, सेम टाइम पे वो चले। आफ्टर मीटिंग अगर इसको S1 स्पीड वाले को T1 टाइम लगता है आगे Q पे पहुंचने में, और इसको S2 स्पीड वाले को आफ्टर मीटिंग P पहुंचने पे अगर उसको T2 टाइम लगता है, तो हमारा S1 बाई S2 इज इक्वल टू T2 बाई T1 का राइट स्क्वायर रूट। ये हमारा एक स्टैंडर्ड राइट रिजल्ट होता है जिसको हम यूज करते हैं, और ये काफी कॉमन हो गया है, ओके। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहां पे है द अमाउंट ऑफ जॉब दैट Amal, Sunil and Kamal, ASK, can individually do in a day are in harmonic progression. राइट वैसे बहुत सिंपल होता है, जब भी हार्मोनिक ऐसा कुछ दिया हो, राइट, और इसने कमल टेक्स ट्वाइस एज मच एज अमल टू डू द सेम जॉब, सेम अमाउंट ऑफ जॉब, राइट। कमल टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम, तो हमारे पास ASK, राइट, ASK का यहां मैं लिख रहा हूं कि एफिशिएंसी, राइट, पर डे वर्क। तो कमल टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम, कमल को अगर डबल टाइम लगता है तो काम हाफ करता होगा अमल से। सो कमल अगर 1 यूनिट करता है तो अमल 2 यूनिट करता होगा, राइट, क्योंकि हाफ एफिशिएंट है तभी तो डबल टाइम लेता है। कमल इज टेकिंग डबल टाइम, राइट, तो उसकी एफिशिएंसी अगर 1 है तो अमल की एफिशिएंसी 2। बट अमाउंट ऑफ जॉब दैट दे डू इन अ डे आर इन HP, यानी कि एफिशिएंसी तो उनकी HP में है, तो इसका मतलब S जो होगा A और K का हार्मोनिक मीन होगा, राइट। HP में हार्मोनिक मीन लगा लो, तो S की जो एफिशिएंसी पर डे वर्क आएगा वो A और K का हार्मोनिक मीन यानी 2 इंटू 1 बाई 2 प्लस 1 2 UV ओवर, सो 2 इंटू 1 2 AB बाई A प्लस B, सो 4/3, तो ये 4/3 आ जाएगा पर डे वर्क, ओके। ये हार्मोनिक मीन लगा दिया हमने 2AB ओवर A प्लस बी। A और K के बीच में है, A, S और K हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होने चाहिए HP में, तो S जो मिडिल वैल्यू है वो हार्मोनिक मीन होना चाहिए A और K का, राइट। देन इफ A एंड S वर्क फॉर 4 days and 9 days रिस्पेक्टिवली, तो A देखो पर डे वर्क A का 2 है, तो A कर रहा है 4 days वर्क, पर डे वो करता है 2, प्लस S वर्क फॉर 9 days, S कर रहा है 4/3 यूनिट, वो 9 days करता है। कमल नीड्स टू वर्क फॉर 16 days टू फिनिश द रिमेनिंग जॉब, कमल 16 days करता है, वो 1 यूनिट करेगा, तो ये टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क देखो कितना आ गया, ये 8 प्लस 12 20 एंड 16 36 टोटल यूनिट आ गया, 36 टोटल वर्क आ गया, राइट। देन द नंबर ऑफ डेज सुनील विल टेक टू फिनिश द जॉब वर्किंग अलोन, तो यही 36 अगर सुनील अकेला करेगा, अकेला वो 4/3 के हिसाब से करेगा,
तो इस 3 को ऊपर ले आओ, 4 इंटू 9, 9 इंटू 3 27, सो उसको 27 डेज लगेंगे। सो मेरा आंसर आ जाएगा 27। ये भी टीटा टाइप आंसर था, राइट। आपको टाइप करना था आंसर को 27 आप आंसर टाइप करेंगे इसमें, राइट। तो ये करेक्ट। ओके, सो हार्मोनिक मीन यहां पे यूज हुआ विच इज 2ab ओवर a प्लस बी, राइट। ये हम कई बार कई जगह हम जहां 2ub ओवर एवरेज स्पीड व्हेन द डिस्टेंस इज कांस्टेंट लगाते हैं, तो मैं जनरली बता देता हूं हर एक को कि ये इसको हार्मोनिक मीन बोलते हैं, राइट। तो हार्मोनिक मीन यहां पे यूज हुआ था। ओके, एचपी सीरीज थी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल इन्वेस्ट ₹22,000 फॉर 6 years इन अ स्कीम विद 4% इंटरेस्ट पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब देखो 6 year कंपाउंडेड हाफ ईयरली। Sunil invest in the same scheme for 5 years and then reinvest the entire amount received at the end of 5 years for 1 year at 10% simple interest. If the amount received by both at the end of 6 years were same, amount received same है, तो क्या किया अनिल ने 22,000, राइट। अब 4% है बट हाफ ईयरली है, क्योंकि 4% तो पर एनम है, तो हाफ ईयर में 2% हो जाएगा। 2% मतलब 1 + 2/100 कर लो या 51/50, ये 2% का इंक्रीज हो गया। और 6 ईयर है तो ये 12 बार होगा 12, क्योंकि हाफ ईयर के 12 इंटरवल हो जाएंगे। देखो 2% इंक्रीज करना ऐसे होता है ना, 1 + 2/100 तो 1/50, यानी ये बन जाएगा 51/50। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 51/50, राइट। 2% का इंक्रीज, बट ये 12 टाइम्स करना है, राइट, पावर 12, तो 12 टाइम्स करना है, क्योंकि 6 ईयर 12 इंटरवल्स, हाफ ईयर के 12 इंटरवल, ये इसकी अमाउंट बनेगी। दूसरी तरफ कह रहा है सुनील इन्वेस्ट इन द सेम स्कीम फॉर 5 ईयर। अब सुनील की इन्वेस्टमेंट हमें बतानी है, उसने एक्स इन्वेस्ट किया, राइट। कितना किया सेम स्कीम में, मतलब उसको भी 2% मिल रहा है, और 5 ईयर मतलब 10 इंटरवल्स तक ये मिलता रहा, तो ये उसकी अमाउंट बन गई, टोटल अमाउंट। अब ये पूरी अमाउंट को उसने री इन्वेस्ट द एंटायर अमाउंट एट द एंड ऑफ 5 ईयर फॉर 1 ईयर एट 10%। तो अब 10% सिंपल इंटरेस्ट, अब उसे 10% मिलेगा, मतलब ये अमाउंट 11/10 हो जाएगी, राइट। तो ये इक्वल है, अमाउंट आफ्टर 6 ईयर दोनों की इक्वल है। तो ये 51 ये 10 पावर यहां पे कट के सिर्फ 2 पावर रह जाएगी, और 11 से ये कैंसिल करो तो ये 2000। अब मैं इस 10 को भी उधर ले जाऊं तो ये बन गया 20,000 इंटू ये 51 इंटू 51 है, और नीचे 50 का स्क्वायर यानी 2500 है, ये आपका एक्स है। तो ये 2 0 यहां पे कैंसिल कर दी, 25 इंटू 8, सो 51 इंटू 51 कितना होता है 51 का स्क्वायर, राइट। 50 + 1 मीन्स 25 + 1 और 1 का स्क्वायर, और इंटू 8, तो ये आपकी x की वैल्यू है जो आपको आंसर देना है। तो ये आ गया आपका 8 इंटू 6 48, 4 8 to the 16, 16 and 4 20, राइट। एक बार चेक कर लेते हैं, 8 इंटू 26 208 होता है, बिल्कुल सही, और लास्ट में 08, सो 20808 ये इन्वेस्टमेंट थी जो सुनील की इन्वेस्टमेंट थी, राइट। सुनील की इन्वेस्टमेंट, तो आपको टाइप करना था, फिर से टाइप इन टाइप आंसर था, तो 20808 आपका आंसर था इस केस में। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, राइट। कोई कैलकुलेशन का देख लेना, कैलकुलेशन वैसे मैं देख रहा हूं कि केयरफुली कि कैलकुलेशन ठीक हो, बट आपको अगर कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए तो चेक कर लेना। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यहां पे है लेट सी बी द सर्कल x² + y² + 4xy। वैसे तो जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल अगर आपको पता हो तो बहुत अच्छा है, नहीं पता हो तो जाने दो, राइट। इसमें अगर आप सेंटर की बात करें, ये सर्कल क्या होता है, सेंटर, सर्कल विद सेंटर, ये इसका x का कोफिशिएंट लो, उसका हाफ करो और नेगेटिव साइन, मतलब x का कोफिशिएंट हाफ लो और विद नेगेटिव साइन, राइट। तो ये हो गया आपका 4 का -4/2 यानी -2, और y का कोफिशिएंट -6 -6 + 6/2 यानी 3।
तो ये आपका सेंटर ऑफ द सर्कल है, राइट। जो सर्कल की इक्वेशन बनेगी उसमें सेंटर आपका ये है -g-f जो हम बोलते हैं, राइट। ओके, और इसका रेडियस क्या होगा, तो आप इसी का, ये जो हमने अभी किया, राइट, -2 यहां पे आया तो उसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9, और ये जो कांस्टेंट टर्म है, राइट, ये कांस्टेंट टर्म है, ये आप इसमें माइनस करते हैं, सो -3 हो गया, इसका अंडर रूट। तो ये आपका रेडियस का फॉर्मूला है, रेडियस। तो 4, 9, 13 और 3 16 का स्क्वायर रूट यानी 4। तो आपका रेडियस है 4 और सेंटर है ये, तो ये सर्कल है, राइट। चलो मैं मानता हूं कि ये थोड़ा सा हायर मैथ्स को यूज करके आ गया, 10th तक ये मैथ्स में नहीं आती थी ऐसी इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की है, बट चलो होपफुली आपने कईयों ने किया होगा, नहीं भी किया होगा तो मैं थोड़ा सा समझाता हूं कि रेडियस, और अगर आप सेंटर भी निकालना अगर आपको आता हो, राइट, अगर इक्वेशन को कंपेयर करके अगर आता हो ठीक है, नहीं तो छोड़ सकते थे, कोई बात नहीं, राइट। कैट 23 में आपके पास, आपको पता है कितने कम स्कोर पे भी परसेंटाइल हाई आया है, परसेंटाइल जो बहुत अच्छा आया है। बट ये था आपका सेंटर और रेडियस। अगर आपको सेंटर पता था -2, 3, यानी कि मैं ऐसा सोचूं कि एक यहां पे -2 और 3, यानी कि यहां आपका सेंटर है और साथ में 4 रेडियस का मतलब हो गया ये 2 और ये 2, राइट। यहां तक ये सर्कल जा रहा है और ये 3 है तो 1, मतलब कुछ ऐसा सर्कल यहां पे एक जा रहा है, राइट, कोई सर्कल। ओके, अब वो कह रहा है साथ में L be the locus of the point of intersection of pair of tangent to C with an angle between the two tangent equal to 60 डिग्री। वो कह रहा है ऐसी जो भी दो पेयर ऑफ टेंजेंट्स होगा जिनमें 60 डिग्री बन रहा होगा, उनका लोकस ऑफ द पॉइंट वो L है। ऐसे कैसे होता है लोकस ऑफ द पॉइंट, मैं वैसे बताता हूं। देखो यहां पे सपोज करो वो लोकस ऑफ द पॉइंट यहां से पास कर रहा, तो इस पे दो टेंजेंट जो बनती होंगी उनमें 60 डिग्री एंगल बनता होगा, राइट। अब लोकस का मतलब क्या हुआ कि इसके साथ अगर मैं यहां पे वो पॉइंट लूं, एक और पॉइंट जिसमें यहां अब थोड़ी सी टेंजेंट बदल जाएगी यहां पे, और यहां पे इधर आ जाएगी, उस पे भी 60 डिग्री बन रहा हो, तो ये कुछ ऐसे वो पॉइंट चलता जाएगा, मतलब वो भी एक सर्कल बना रहा होगा साथ में, राइट। जो वो पॉइंट होगा जिसपे से दो टेंजेंट आप ड्रॉ करते रहो और वो 60 डिग्री पे दोनों टेंजेंट एंगल बना रही हो, राइट। तो वो पॉइंट का जो वहां से पॉइंट चलेंगे, मतलब जहां से दो टेंजेंट 60 डिग्री का एंगल बना रही होंगी इस सर्कल को, वो वाला पॉइंट का वो एक सर्कल बनेगा। अब वो कह रहा है कि एक लाइन है x = 6, यहां कोई लाइन जाएगी, राइट, जहां 6 आएगा x, वहां x = 6 आएगी, वो y एक्सिस के पैरेलल होगी, x = 6। अब कह रहा है कि ये जो L वाला सर्कल था, मतलब L वाला वो लोकस ऑफ द पॉइंट था जो हमें पता है कि वो सर्कल बनेगा, वो टच कर रहा है x = 6 को। अगर टच करेगा, देखो यहां एक पहला ही मेरा सर्कल था, ये एक और सर्कल जो यहां से जाएगा, वो अगर इस लाइन को टच करे, तो ये जो सेंटर था, ये सेंटर के सीध में ही टच करेगा, क्योंकि उसके बाद तो वो भी कम हो जाएगा, ये भी कम हो जाएगा, राइट, ऐसा ही जाएगा ना। तो सेंटर के बिल्कुल पैरेलल टच कर सकता है, यानी सेंटर अगर 3 हाइट पे था, मतलब सेंटर का y कोऑर्डिनेट जो था वो 3 था, तो इस लाइन पे भी वो 3 पे ही टच करना चाहिए। x तो 6 आएगा, क्योंकि 6 वाली लाइन है उसी को टच कर रहा है, तो x 6 आएगा, राइट। और y जो है वो 3 होगा, क्योंकि वो सर्कल के सेंटर के सीध में ही टच कर सकता है। तो मुझे नहीं लगता था कुछ सॉल्व करने की जरूरत थी। C6 अगर किसी को ये वैसे ही पता था, बस यहां पे आइडिया क्या होना चाहिए था, वो लोकस ऑफ पॉइंट क्या है, राइट। तो वो 6-3 पे ही टच कर सकता था, कहीं और टच नहीं कर सकता था, क्योंकि और कहीं टच नहीं करता, वो इंटरसेक्ट करता। अगर इंटरसेक्ट करता सपोज, राइट, उसको भी मैं टच करना मान लूं, इंटरसेक्ट करता, तो क्या होता कि ये अगर यहां पे कहीं टच करता, जो सेंटर से ऊपर होता, तो उतना ही नीचे भी टच करता, फिर तो 2 पॉइंट होते, क्योंकि यहां से यहां जाता,
राइट। अगर वो एक पॉइंट पे टच कर रहा है तो वो उसी पे टच कर सकता है जो सेंटर के पास, सेंटर के सीध में, राइट। वो आप कैलकुलेट कर सकते थे, चेक कर सकते थे, देयर आर सेवरल मेथड, बट द पॉइंट इज अगर वो टच करके जा रहा था तो वो 3 हाइट पे टच करना जरूरी था, क्योंकि वहीं पे टेंजेंट बन सकती है जहां पे एक पॉइंट पे टच करके वो चला जाए। तो सेंटर के बिल्कुल सीध में, सेंटर वाली हाइट पे ही आना चाहिए था। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। तो पार्ट 3 में हमने ये 17 क्वेश्चन तक कर लिया, मतलब 5 क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए, और अभी जो रिमेनिंग 5 क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगा। तो ये 23 का आपका एंटायर जो स्लॉट 1 है उसके क्वांट क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड किए हैं। पहले 2 पार्ट में हमने 6 क्वेश्चन, आज 5 क्वेश्चन, और 5 रिमेनिंग क्वेश्चन हम करेंगे 4th पार्ट में, राइट। So see you in the next session. Bye bye. Namaste. Jai Hind. Thank you.